रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया, देख लो। हाँ दीदी, अच्छा रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को कहा था कि 4 या 5 होमवर्क बाकी था। मुझे याद है कौन कौन सा मैंने नोट करवाया था। एक था तुम लोग का क्वेश्चन नंबर एनपीओ का, ठीक है, आज तो एनपीओ करेंगे ना। उसमें हमारा बाकी था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 5 ठीक है, ये बाकी था। तो ये मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो एनपीओ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर, ये रहा पीडीएफ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10-9, तो पहले 10 कर लेते हैं। देखो 10 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग, ये देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग बंगाल क्लब एज ऑन 31st of March 2013। तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 31st of March 2013। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না দিদি। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। अब आया। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी सबको दिख रहा है तो स्क्रीन देख लो एक बार। हाँ मैम आप दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखो इसमें बोला है कि इस क्लब का कुछ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, ठीक है, इजी है बट पैटर्न हमें समझना है, इसीलिए करना भी है। देखो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब, फर्स्ट ईयर के एंड में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें क्या बोला है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, मतलब सीधा सा बात है कैश बुक बनाओ। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो जस्ट लाइक कैश बुक होता है ना, तो हमें कैश बुक ही बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा कैश बुक भी खुद बनाओ, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी खुद बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर भी खुद बनाओ, और उसके बाद बैलेंस शीट, मतलब सारा चीज हमें ही बनाना है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखा है। डोनेशन, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग एंड बुक 2 लाख। बिल्डिंग और बुक के लिए 2 लाख का डोनेशन मिला है। तो बताओ ये स्पेसिफिक डोनेशन है या नॉर्मल डोनेशन है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है? बिकॉज, हाँ बिकॉज बिल्डिंग और बुक ही खरीद सकते हैं उस डोनेशन से, कुछ और नहीं, क्योंकि बता दिया है रिसिप्ट फॉर बुक, मतलब जो डोनेशन दिया है उसने बता दिया कि ये बिल्डिंग का डोनेशन है, ये बुक का डोनेशन है, दोनों मिला के 2 लाख दिया हुआ है। अदर रेवेन्यू इनकम्स एंड रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम्स एंड रिसिप्ट, तो इनकम और रिसिप्ट में फर्क क्या होता है बताओ। इनकम और रिसिप्ट में फर्क ये होता है, जैसे मान लो मुझे अगर किसी से फॉर एग्जाम्पल 10,000 मिलेगा, ठीक है, ये मेरा इनकम है उस पर्सन से, लेकिन मुझे मिला है 8,000, अभी तक 2,000 नहीं मिला है, तो दैट इज माई रिसिप्ट, एक्चुअल रिसिप्ट। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये देखो ये डिफरेंस है, ये समझना है हम लोगों को। रेवेन्यू इनकम मतलब जो मुझे इनकम होगा, किसी पर्सन से मुझे 10,000 मिलने वाला था, ये मेरा रेवेन्यू इनकम है। और रेवेन्यू इनकम होता है, कैपिटल इनकम भी होता है। रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे के बिजनेस से होता है। मान लो मेरा डेटर है 10,000 का, लेकिन मुझे उसने अभी तक 8,000 दिया है, तो ये मेरा एक्चुअल रिसिप्ट है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि डेटर तो नॉर्मली बैलेंस शीट में जाता है, मुझे ये बताओ अगर ये सेल करके इनकम है, जैसे मेरा सेल मान लेते हैं, ये सेल है 10,000 का, तो ये कहां पर पुट होता है और ये 8,000 कहां पर जाएगा? जब हम लोग एनपीओ बना रहे होंगे, एंट्रांस फीस देखो बोल रहा है कि 17,000 मुझे रेवेन्यू इनकम था, लेकिन मुझे रिसिप्ट भी 17,000 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है। इसका मतलब तो ये हो गया ना, मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ प्रीपेड भी नहीं है, कुछ एडवांस भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो 17,000 मिलना चाहिए था, 17,000 मिल गया है। इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू इनकम और एक्चुअल रिसिप्ट दोनों में बराबर है। लेकिन देखो किसी जगह पे ऐसे भी हो सकता है, ये देखो जैसे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 20,000 जो है ये रेवेन्यू इनकम है, ठीक है, लेकिन मिला है 19,000। मुझे ये बताओ कि ये दोनों कहाँ कहाँ पुट होना चाहिए। जैसे मुझे अगर 19,000 मिला है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर रिसिप्ट पेमेंट में, और ये 20,000 कहाँ जाएगा ये बताओ। मैम रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट में जाएगा वो जो 19,000।
ये कैश बुक में जाएगा, क्योंकि कैश बुक तो ऑलवेज क्या होता है, एक्चुअल रिसिप्ट के हिसाब से पुट होता है, तो फिर ये 20,000 कहाँ जाएगा? इसका मतलब बताओ, 20,000 कहाँ जाएगा? गुड मॉर्निंग। इनकम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग प्रीति। हाँ रिया लब बोलो, क्या बोल रहे थे? इनकम 20 एक्सपेंडिचर है ना, तो इनकम हाँ साइड में ये इनकम साइड में जाएगा ना, ये इनकम है, हाँ, मतलब इसका मतलब हो गया सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 20,000, लेकिन अभी तक 19,000 ही मिला है, तो ये एक्चुअली कैश का फ्लो हुआ है इतना, इसीलिए तो ये कैश बुक में जाता है, जो कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट यहाँ पर डिनोट करता है, बिकॉज रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। और जो 20,000 है सब्सक्रिप्शन का, ये 20,000 जो है ये हमारा अर्निंग होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 19,000 ही हुआ है, यानी 1,000 अभी भी बाकी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लॉकर रेंट जितना होना चाहिए था उतना ही मिल गया। सन्ट्री इनकम में भी देखो 1600 इनकम हुआ था, लेकिन अभी तक 1060 मिला है, यानी बाकी नहीं मिला है। रिफ्रेशमेंट अकाउंट रेवेन्यू इनकम कुछ नहीं था, मतलब इनकम कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, लेकिन हमें एक्चुअली मिला है 16,000। ठीक है, इसका देखते हैं क्या करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मतलब इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि हमारा रेवेन्यू अर्निंग तो कुछ नहीं था, लेकिन 16,000 हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो हम लोगों ने ड्यू कुछ नहीं किया था, बट मिला है 16,000, तो पहले से ये रिकॉर्ड नहीं था। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल पेमेंट, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और एक्चुअल पेमेंट, लैंड कॉस्ट 10,000 और यहाँ पर देखो एक्चुअल पेमेंट 10,000, तो इसका मतलब हम लोगों ने 10,000, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जितना एक्सपेंस था उतना ही हम लोगों ने पेमेंट किया, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्नीचर 1,46,000 कॉस्ट था, हम लोगों ने नया खरीदा है और भी 1,30,000 का। सैलरी जो है 5,000 था, लेकिन पे किया है 4,800। मेंटेनेंस 2,000 का था, अभी तक 1,000 ही खर्चा पे किया, 1,000 बाकी है, यहाँ पर 200 रुपए बाकी है। रेंट 8,000 8,000 ये सिमिलर हो गया। रिफ्रेशमेंट अकाउंट ये रहा 8,000 हम लोगों ने एक्सपेंस किया है, पेमेंट किया है रिफ्रेशमेंट अकाउंट, और रिफ्रेशमेंट अकाउंट में इनकम हुआ है 16,000, जो कि ऊपर इनकम वाला दिया हुआ है, नीचे एक्सपेंसेस दिया। उसके बाद यहाँ पर बोला है डोनेशन वेयर यूटिलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 फॉर बाइंग बुक्स। वो जो यहाँ पर डोनेशन स्टार्टिंग में बता रखा था 2 लाख रुपए का, उसमें से 25,000 का बुक्स खरीदा इन लोगों ने, बैलेंस वेयर यूटिलाइज, बाकी जो है वो इन लोगों ने यूटिलाइज किया है इन ऑर्डर टू कीप it safe. 9% government securities were purchased on 31st of March 2013 for 1,60,000। देखो डोनेशन से हम लोग को दो चीज खरीदने के लिए कहा गया था, एक था बुक और एक बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, बुक और बिल्डिंग, तो बुक तो 25,000 का हम लोगों ने खरीद लिया, बाकी जो बचा उससे अभी बिल्डिंग नहीं बना रहे। जरूरी तो नहीं है आज दिया है तो आज ही हम लोग बुक खरीदने चले जाए या फिर आज ही हम लोग बिल्डिंग बना ले, सारा काम नहीं भी हो सकता है एट ए टाइम पे। बस हाँ, हम लोग को वो पैसा कहाँ लगाना है वो हमें पता है, बट कब यूज करेंगे वो तो डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको कब ठीक लगेगा वो तब यूज करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया है, बाकी जो पैसा है वो एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। किसमें इन्वेस्ट किया? मार्केट में 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो था वहां इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा 9% रेट में। और कितने का इन्वेस्टमेंट किया ये देखो 1,60,000, मतलब 2 लाख में से 25,000 चला गया, बचा कितना? 2 लाख में से अगर 25,000 चला जाता है तो 1,75,000 1,75,000, उसमें से 1,60,000 को इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, ताकि घर पे रखेगा, मतलब क्लब में ऐसा ही रहेगा। 15,000 बचा। रिमेनिंग अमाउंट ये हो गया वाज पुट इन बैंक एज टर्म डिपॉजिट, इसको बैंक में जमा कर दिया टर्म डिपॉजिट के हिसाब से, और ये मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। बाद में ये पैसा जब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इंक्रीज होगा, टर्म डिपॉजिट कर दिया तो पैसा सेफ रहेगा, और ये सब पैसा बाद में वो लोग बिल्डिंग पर्पस पे काम पे लगा सकते हैं। डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर और बुक पे 10% देना है होल ईयर देना है, यानी हमें 6 मंथ्स वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है कब खरीदा है, डेट नहीं दिया, तो फिर हम लोग को होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर बस इतना ही है। तो यहाँ पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर
रिसिप्ट पेमेंट सारा चीज बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे होने से हम लोग सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। receipts and payment account for the year end 31st of March 2013. अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट का इधर रिसिप्ट होता है, यहाँ अमाउंट और यहाँ पर पेमेंट होता है और यहाँ अमाउंट। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ से देख के हम लोग बोलेंगे। बताओ कौन से कॉलम का डेटा हमें रिसिप्ट साइड में लिखना चाहिए, मतलब कौन से कॉलम का डेटा लिखे, रेवेन्यू इनकम वाला या एक्चुअल रिसिप्ट वाला, कौन सा वाला रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा? रेवेन्यू समझ में आया किसी का भी बात बोलो और एक बार। रेवेन्यू इनकम एंड रिसिप्ट वो वाला। रेवेन्यू इनकम एंड रिसिप्ट नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि हाँ एक्चुअल वाला ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा। हम लोग तो बना रहे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो कि कैश बुक है। कैश बुक मतलब हाँ एक्चुअली मिला क्या वो मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग को ये नहीं देखना है कि हमारा कैपिटल के वजह से कैश फ्लो हो रहा है या फिर रेवेन्यू के वजह से। मतलब अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो भी लिखेंगे, अगर हम सैलरी पे करेंगे तो भी लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक है ना। कैश बुक में हमारा किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो पेमेंट में रिकॉर्ड करो, और अगर हम लोग हमें कुछ इनकम हो रहा है, जैसे अगर हम लोग सेल करके इनकम कर रहे हैं, या फिर जैसे ये क्लब है तो इसका लॉकर रेंट से इनकम होता है, इनकम है, रिफ्रेशमेंट अकाउंट से इनकम है, एंट्रेंस फीस से इनकम है, तो हम लोग को ये नहीं देखना है कि इनकम किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू, मतलब डे टू डे का है या फिर वन टाइम वाला है। हम लोग यहाँ पर सारा चीज लिखेंगे बिकॉज ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। और अमाउंट एक्चुअल रिसिप्ट वाला जाएगा, क्योंकि 17,000 मिलना चाहिए था, 17,000 ही मिला, अच्छा बात है। लेकिन उसके पहले देखो डोनेशन भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखे टू डोनेशन 2 लाख। तो सबसे पहले देखो हम लोग को डोनेशन रिसीव हुआ था बुक्स और बिल्डिंग के लिए, फिर एंट्रेंस फीस 17,000। ये सबसे इजी है प्रिपेयर करना, क्योंकि ये तो कैश बुक की तरह है। एंट्रेंस फीस 17,000, क्योंकि इतना हम लोग को मिला है, कैश बुक है ना, तो रेवेन्यू इनकम लिखेंगे कैसे? रेवेन्यू इनकम तो हमारा कैश इनकम नहीं भी हो सकता है। सब्सक्रिप्शन ये देखो दिख रहा है 20,000 था लेकिन 19,000 ही मिला है, तो टू सब्सक्रिप्शन 19,000 लिखेंगे कैश रिसिप्ट के ऊपर। लॉकर रेंट 600। अब ये बात अलग है कि 600 मिलना चाहिए था, 600 ही मिल गया, तो कोई बात नहीं, हमारा जो कैश इनकम है वही लिखना पड़ेगा। দিদি খুব প্রবলেম হচ্ছে নেটে, কিছু মনে করবেন না, ডিস্টার্ব না হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ওরকম হয়ে যায় মাঝে মাঝে। अच्छा, लॉकर रेंट जो है वो 600 है। लॉकर रेंट जो है वो 600। सन्ड्री इनकम देखो 1600 होना चाहिए बट 1060 हुआ है, तो हम लोग को 1060 लिखना पड़ेगा ना, कैश बुक है। टू सन्ड्री इनकम था, सन्ड्री इनकम 1060। अच्छा, उसके बाद देखो रिफ्रेशमेंट अकाउंट 16,000, तो टू रिफ्रेशमेंट। अच्छा, लेकिन एक चीज तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारा जो कैश बुक है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश अमाउंट से, वो तो लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, लिख देंगे बाद में। अच्छा, यहाँ पर बाई साइड में पेमेंट लिखेंगे, तो पेमेंट के लिए हमें नीचे वाले इसमें जाना पड़ेगा, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट लेंगे, हम लोगों ने लैंड खरीदा है, बाई लैंड 10,000। फर्नीचर खरीदा है 1,30,000। अच्छा, उसके बाद सैलरी 4,800 एक्चुअली जो पेमेंट किया है वही लिखना पड़ेगा।
सैलरी के बाद मेंटेनेंस 1000 बाय मेंटेनेंस। अच्छा, उसके बाद है देखो रेंट 8000 बाय रिफ्रेशमेंट। $8,000। अच्छा, उसके बाद नीचे हम लोगों ने देखा यहाँ लिखा हुआ है उन लोगों ने बुक खरीदा था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेस किया है, तो बाई लाइब्रेरी बुक्स 25,000 बाई 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,60,000 और बाकी जो है वो टर्म डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट करने से भी तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा ना, तो बाई टर्म डिपॉजिट। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग रिसिप्ट पेमेंट लिख रहे हैं, ये एक्चुअली कैश है। कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रांस फीस, लेकिन ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है तो कैश नहीं लिखा जाता है। लेकिन बात तो वही हो गया ना, और जब पे कर रहे हैं तो टू कैश हो रहा है, तो बाई टर्म डिपॉजिट। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना हुआ था 2 लाख माइनस 25,000 का बुक खरीद लिया, 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, तो बाकी बच रहा था 15,000। हाँ, ये टर्म डिपॉजिट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को देखो कैश का कुछ दिया नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर ओपनिंग नहीं था, हो सकता है कि क्लब का कोई ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं था, कोई बात नहीं, ये सब जो रिसिप्ट हुआ उसके बाद जितना पे हुआ उसके बैलेंस से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैश कुछ बच रहा है या फिर ओवरड्राफ्ट हो रहा है। हो सकता है ओवरड्राफ्ट भी हो, वैसे यहाँ ओवरड्राफ्ट है इसीलिए मैंने कह दिया, लेकिन तुम लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देखोगे तो समझ जाओगे। देख लो कि कितना कैश मिला था और कितना खर्चा हुआ, दोनों साइड टोटल करो, कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। इधर कितना है 2 लाख 17,000 19,000 17,000 19,000 600 16,000 1060 और 2 लाख, तो इधर हो रहा है 2,53,000। यहाँ पर हम लिख लेते एक बार 2,53,660 इतना कैश आया है, ये कैश आया है, ये डिपॉजिट हुआ है बाय डोनेशन बाय एंट्रांस फीस, इस तरह से इतना कैश आया है क्लब के पास, और ये सब उन लोगों ने खर्चा कर दिया। खर्चा का हिसाब जोड़ो 10,000 1,34,800 1000 फिर 8 8 16 16 16 32 32 और 15 32,000 15,000 और 25,000, तो ये हो जा रहा है 2,17,800। अच्छा, मैंने कुछ लिखा नहीं है क्या, मैंने शायद और एक चीज नहीं लिखा है, रुको, फर्नीचर नहीं लिखा, नहीं फर्नीचर लिख दिया क्या, 1,30,000 हाँ लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चीजों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मैंने कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं किया, देख लेते हैं फिर से एक बार। 10,000 लैंड 10,000 है। मैम इधर पेमेंट साइड ऐड करने से 3,61,800 आ रहा है, फिर इधर माइनस करने से 1,08,140। ओ अच्छा, तो मेरा तो यहाँ पर 2 लाख कितना आ जा रहा था, इसीलिए शायद मेरा मैम 2 गलत। लाख कितना शायद रिसीप्ट साइड आ रहा था ना, इस साइड ये ऐड करने से इतना ही आ रहा है, 3,61,800 आ रहा है, पेमेंट साइड ऐड करने से अच्छा, तब लिख लेते ज्यादा हैं। आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर 3,61,800 देख लो सबका आ रहा है कि नहीं, मेरा तो 2 लाख आ जा रहा था, शायद मैंने कुछ गलत लिखा, मतलब गलत ऐड किया होगा कैलकुलेटर में, इसीलिए आना तो उतना ही चाहिए जितना बोल रहे हो। 1000 देख लेते एक बार, 8,000 फिर से 8,000 25 16 ओ ये 1,60,000 है, ये गलती किया मैंने, 1,60,000 की जगह 16,000 लिखा, तभी मेरा गलत आया। ठीक है, 3,61,800। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, हम लोग का एक्सपेंस ज्यादा हो गया जबकि इनकम कम है, तो पैसा कैसे बचेगा, मेरे पास जितना पैसा था उससे ज्यादा मैंने खर्चा कर दिया, तो फिर जो बैलेंस होगा उसको क्या लिखेंगे, इसका बैलेंस करते 3,61,800 और माइनस ये इतना पैसा था, तो बाकी एक्सेस पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोला जाता है, मेरे पास
हाँ ओवरड्राफ्ट इधर आएगा कैश का बैलेंस, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। टू साइड में आ रहा है, टू बैलेंस CD, अगर इधर आ रहा है तो इसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो गया, जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा हम लोगों ने खर्चा कर दिया, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर जो कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। यहाँ पर ये हमें नहीं देखना पड़ता है कि कितना हमारे पास पैसा आया या फिर कितना हम लोगों ने पे किया। यहाँ देखना है हम लोगों को कि ड्यूरिंग द मतलब जिस ईयर का बना रहे उस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31st of March 2013। तो 31st of March 2013 का इनकम और एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर लिखना है। एक्सपेंडिचर और इनकम, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं फिर से। ये देखो यहाँ पर क्या है, इनकम में है एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस है हमारा 17,000, लेकिन एंट्रांस फीस जो है इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी दे सकते हैं। और एंट्रांस फीस और डोनेशन देखो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डोनेशन रिसिप्ट साइड जो है वही हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम होगा, जो पेमेंट साइड है वो इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम लोग रेवेन्यू इनकम तो लिख रहे हैं ना, मतलब कहीं कैपिटल इनकम तो नहीं लिख रहे। जैसे कि डोनेशन, बताओ ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो इसका नेचर क्या होगा, कैपिटलाइज्ड या फिर रेवेन्यू? मैंने ये स्टार्टिंग दिन जो मैंने करवाया था ना, कहाँ पर है वो? हाँ मैम कैपिटल। कैपिटल, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा कैपिटल लाइबिलिटी क्रिएट करता है, इसी इसको कैपिटलाइज करते हैं। एंट्रेंस फीस का मैंने दो चीज बताया था लास्ट क्लास में भी, इसको मैंने एक बार दिखाया था, वो स्लाइड अभी यहाँ पर है नहीं अवेलेबल। तो वहां पर एंट्रेंस फीस में मैंने दिखाया था दो तरह का हो सकता है, इधर उसे कैपिटल मान सकते हैं या रेवेन्यू। क्वेश्चन अगर बोलेगा रेवेन्यू तो रेवेन्यू, क्वेश्चन बोलेगा कैपिटल तो कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जो कि इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि एंट्रेंस फीस को हमें कैपिटल करना है या फिर हमें रेवेन्यू करना है, तो हम लोग अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नोट देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस फीस को कैपिटल ही मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फंड तो दिया नहीं है, एक बार एंट्रेंस फीस को कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, तुम लोग चाहो तो रेवेन्यू भी मान सकते हो, थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ 19 दिखा रहा है, लेकिन ये तो कैश बेसिस पे लिखा हुआ है, हम लोग को लिखना पड़ेगा जो एक्रूअल बेसिस पे। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो बाय सब्सक्रिप्शन। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू दिखा रहा है 20,000, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था हमें 20,000, लेकिन हम लोगों को रिसिप्ट कितना हुआ है 19,000। इसका मतलब बाकी क्या हुआ होगा बताओ? अगर रिसिप्ट 19,000 हुआ है लेकिन मेरा अर्निंग इस साल का 20,000 होना चाहिए, लेकिन मुझे कैश आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ये इस साल का बाकी है। किसी ने तो बाकी रखा होगा, इसीलिए 20,000 मेरा अर्निंग है बट मुझे 19,000 मिला है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद क्या था, लॉकर रेंट 600। अब इसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या इक्वल है, इक्वल है। तो लॉकर रेंट जितना था उतना ही मुझे मिल गया, कोई भी ड्यू नहीं है, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, लॉकर रेंट के बाद है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम बाय सन्ड्री इनकम, इसका भी अगर देखो तो यहाँ पर देख सकते हैं 1060 मिला है मुझे, लेकिन देखो 1060 मुझे मिलना चाहिए, सॉरी एक्चुअल रिसिप्ट है 1060, लेकिन मुझे मिलना चाहिए 1600, तो हम यहाँ पर 1600 लिख देते हैं। तो मुझे 1060 ही मिला है, बाकी कहाँ गया फिर? आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग, तो एड आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, ये माइनस करके देखना पड़ेगा। 1600 माइनस 1060 540, ये हो गया आउटस्टैंडिंग। अच्छा, और क्या है यहाँ पर रिफ्रेशमेंट अकाउंट 16,000 और यहाँ पर 8,000। ये तुम लोग को थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पर नील नील दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। इसका मैं अकाउंट बना के दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या। तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर আচ্ছা রিফ্রেশমেন্ট অ্যাকাউন্টটা কি আমাদের করতে হবে দিদি? হ্যাঁ করে নিচ্ছি, আমরা রিফ্রেশমেন্ট অ্যাকাউন্টটা করে নিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবো ওয়ার্কিং নোটে। ওটা ছোট্ট হবে।
अच्छा देखो, बाई रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में कितना मिला 16,000, देखो यहां से दिख रहा होगा 16,000 का रिसिप्ट हुआ, और एक्सपेंसेस कितना हुआ 8,000 टू पेमेंट, ठीक है, कितना हुआ 8,000। तो बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने रिसिप्ट किया था रिफ्रेशमेंट अकाउंट के थ्रू 16,000 और पेमेंट किया 8,000, तो बाकी मेरा कहां पर जाएगा, बाकी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 16,000। इतना पैसा जमा हुआ था और उसमें से हम लोगों ने 8,000 का पेमेंट कर दिया, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट जो है ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट। इतना पैसा इकट्ठा हुआ था, खर्चा इतना ही हुआ, तो इसको लिखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में बाई प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट 8,000, बाई प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट 8,000। प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट 8,000, इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम लोग, 16,000 8,000 लिखोगे तो लिख सकते हो, उसमें ऐसा होगा कुछ, ये देखो उसमें तुम लोग को इनकम साइड में 18,000 और इधर 16 इधर 18 लिखना पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद बैलेंस करके 8,000 आ जाएगा, लेकिन बेटर ये होता है कि हम लोग इसको इस तरह से लिखें। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोगों ने लैंड खरीदा है, ठीक है, बताओ क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, बताओ पहले, इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट में तो आएगा ही, क्योंकि खरीदा है, पेमेंट किया है, पेमेंट क्या कैसे पता चला, एक्चुअल पेमेंट 10,000, लेकिन लैंड तो एक फिक्स्ड एसेट है, क्या फिक्स्ड एसेट का खर्चा पीएल नहीं में आएगा। लिखा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो पीएल के जैसे होता है ना, ये कहाँ जाएगा, लैंड जाएगा हमारे बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या फर्नीचर आएगा, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, नहीं आएगा, सैलरी आएगा। सैलरी में देखो क्या है, 4,800 एक्चुअल पेमेंट है, लेकिन पेमेंट था 5,000 का, तो सैलरी 5,000, लेकिन हम लोगों ने पे किया 4,800, तो कम किया, इसका मतलब बाकी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा है 5,000, ठीक है। अच्छा, सैलरी के बाद क्या है, मेंटेनेंस, ये आएगा, ये तो डे टू डे का खर्चा है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 2,000 का खर्चा था, 1,000 ही हम लोगों ने पे किया है, 2,000 का खर्चा था, 1,000 पे किया है, तो बाकी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, तो ये 2,000 हो गया। अच्छा, मेंटेनेंस के बाद रेंट, रेंट का 8,000 ही होगा, टू रेंट 8,000, और रिफ्रेशमेंट तो मैंने चेंज करके लिखवा दिया, अगर तुम लोग वैसे लिखोगे तो भी होगा, वो भी बैलेंस करके 8,000 ही आ जाएगा। बुक्स जो हम लोगों ने खरीदा था, बुक्स का 10% डेप्रिसिएशन बोला है, देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड बुक 10% होल ईयर, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 25,000 पे 10% 2,500 हो जाएगा, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो बताओ फर्नीचर कितना खरीदा है हम लोगों ने, यहाँ पर फर्नीचर कितना खरीदा है, कहाँ लिखा हुआ था फर्नीचर कितना खरीदा है, यहाँ पर कहाँ तो था, ये रहा फर्नीचर, देखो 1,46,000 का था, लेकिन हम लोगों ने 1,30,000 पेमेंट किया है, यानी हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा होगा, 1,46,000 का हम लोगों ने 1,30,000 में पेमेंट किया है, तो बताओ टोटल कितने का फर्नीचर खरीदा है हम लोगों ने, 1,46,000 का या 1,30,000? हाँ 46 का ही खरीदा है, कुछ बाकी रख दिया है 16,000 के करीब, तो 1,46,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 10%, जितने का फर्नीचर होता है एक्चुअल कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अच्छा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं, चलो अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर कितना आएगा ना, वो शायद क्वेश्चन में बता भी रखा है, डेफिसिट नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन आएगा अभी देखना, वहां पर लिखा हुआ है कि इतना डेफिसिट आएगा, वो वाला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, 5,000 2,000 8 2 10 5 15 15,000 14,600 और 2,500 32,100,
या गलत दिखा रहा है मेरा कैलकुलेटर, पता नहीं, देखते हैं। मैं मेरा भी वही आया एक्सपेंडिचर साइड। वही आ रहा है क्या? तब ठीक है। 32,100। 5,000, 2,000, 8,000, 2,500, 600, 32,100। और इधर कितना आ रहा है देख लेते हैं। 20 और ये हो गया 9,600। यहाँ पर माइनस कर देते, 20,600, 1,600 और 8,000, 1,900। इधर ही आ रहा है बैलेंस 1,900। तो इधर आने से क्या बोलेंगे? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम से ज्यादा खर्चा हो गया है। 32,100, 1,900 आ गया। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर बन गया, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बन गया। और इसके साथ देखो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा और भी अच्छे तरीके से। रिसिप्ट पेमेंट में क्या क्या आता है? रिसिप्ट पेमेंट में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनकम जैसा भी हो, इनकम कैपिटल रेवेन्यू दोनों चलेगा, एक्सपेंसेस भी कैपिटल रेवेन्यू दोनों चलेगा। चाहे एसेट खरीदो, फिक्स्ड एसेट खरीदो, चाहे स्टॉक खरीदो, सब लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल रेवेन्यू दोनों ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम हमें नोट डाउन करना पड़ता है। एंड ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। इनकम अगर एक्रूड हो गया है तो रिकॉर्ड करो, मिला नहीं मिला उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये होता है सिस्टम। अच्छा, अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, तो दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। बैलेंस शीट ऑफ द क्लब, ठीक है। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, सॉरी क्लोजिंग कैसे बनेगा? पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 का बना लेते हैं पहले। अच्छा, 12 का तो कोई डेटा हमारे पास है नहीं, जो भी डेटा है वो 13 का ही दिया हुआ है। 12 का तो कोई डेटा नहीं है, तो नहीं बना सकते। तो फिर 31 मार्च 2013 का ही बनेगा। 12 का डेटा भी तो होना चाहिए, 12 का डेटा ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं इससे कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे एंट्रांस फीस हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड माना है, तो डोनेशन को भी हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड माना है। तो एंट्रांस फीस 17,000 ये लिख लेते हैं कैपिटल साइड में। अच्छा, और क्या लिखे? डोनेशन, डोनेशन फॉर बुक्स एंड बिल्डिंग। कितने का डोनेशन मिला था? 2 लाख का। अब इसमें से बुक खरीदा है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो लॉकर रेंट। अच्छा हाँ, जहां आउटस्टैंडिंग था वो देखना है। देखो सब्सक्रिप्शन 20,000 मिलना चाहिए था, 19,000 मिला है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 है, तो वो तो एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चाहो तो तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर से भी देख के लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000। लॉकर रेंट में कुछ नहीं होगा। सन्ड्री इनकम, इसमें डिफरेंस कितना हुआ था? देखो लिखा हुआ है 540। बताओ ये कहाँ जाएगा? सन्ड्री इनकम का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? हम लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं बैलेंस शीट में। डोनेशन लिख दिया, एंट्रेंस फीस लिख दिया, सब्सक्रिप्शन का जो डिफरेंस था वो आउटस्टैंडिंग शो हो रहा था वो भी लिख दिया। लॉकर रेंट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, सन्ड्री इनकम का 540 डिफरेंस दिख रहा है। बताओ इनकम मेरा जितना जनरेट हुआ उतना नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा? एसेट। एसेट में। आउटस्टैंडिंग क्या है? सन्ड्री इनकम 540। अच्छा, रिफ्रेशमेंट अकाउंट, इसका तो
हो गया, इसका तो कुछ बाकी नहीं है, इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस देखा। अच्छा, लैंड खरीदा गया है 10,000, ये फिक्स्ड एसेट है, ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर 1,46,000, उस पे डेप्रिसिएशन भी लगा है। 1,46,000 लेस डेप्रिसिएशन 14,600। 1,31,400। बुक्स भी खरीदा था हम लोगों ने, बुक्स 25,000, 2,500 का डेप्रिसिएशन लगा है। $22,500। अच्छा, फर्नीचर लिख लिया। सैलरी में डिफरेंस दिख रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना, 200। ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा बताओ? लायबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 एक्सपेंस है, बाकी रखा है तो लाइबिलिटी है। अच्छा, मेंटेनेंस भी बाकी रखा है 1,000 का, ये भी आउटस्टैंडिंग इधर जाएगा, आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस। अच्छा, उसके बाद रेंट, रेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं था, रिफ्रेशमेंट हो चुका। अच्छा, अब ये 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हम लोगों ने खरीदा है वो तो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, 1,60,000 इन्वेस्टमेंट इन 9% सिक्योरिटीज, 1,60,000। अच्छा, और एक हमारा क्या था, यहाँ पर डेफिसिट भी लिखना पड़ेगा। एंट्रांस फीस, देखो कैपिटल फंड हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल फंड में हम लोग ये सब चीज ऐड करके लिखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डेफिसिट क्या होता है, ये सब में हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो चाहो तो यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इधर भी हम लोग चाहे तो डेफिसिट लिख सकते हैं। जैसे लॉस होने से कैपिटल से लेस करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब एसेट साइड में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं लेस डेफिसिट। अच्छा, तो फिर ये जो है इसे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, 17,000 और ये 2 लाख। तुम लोग अगर नहीं काटना चाहते हो तो यहाँ लिख दो। अच्छा, डेफिसिट कितना है, डेफिसिट है हमारा 1900, ये नेगेटिव में है। अच्छा, बाकी और कुछ लिखना बाकी तो नहीं है। डोनेशन लिख दिया, एंट्रांस फीस लिख दिया, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग लिख दिया, लॉकर रेंट में आउटस्टैंडिंग नहीं था, सैंड्री इनकम, रिफ्रेशमेंट इसका एडजस्टमेंट हो गया, लैंड, फर्नीचर, सैलरी, मेंटेनेंस, रेंट, रिफ्रेशमेंट, लाइब्रेरी बुक्स लिख दिया। अच्छा, टर्म डिपोजिट ये लिखना पड़ेगा, और ओवरड्राफ्ट। टर्म डिपोजिट जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा, टर्म डिपोजिट 15,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,08,140 ये आ रहा है। अच्छा, फर्नीचर का देखो, यहाँ पर फर्नीचर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिख रहा है, देखो 1,46,000 का फर्नीचर 1,30,000 में खरीदा, यानी कितना हम लोगों ने बाकी रखा, 16,000। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 16,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। फर्नीचर खरीदा है, पूरा Creditor. पेमेंट क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। इसका चाहो तो अकाउंट बना सकते हो, लेकिन ये तो ऐसे भी पता चल रहा है ना, देख के पता चल जा रहा है। 16,000 यहाँ बता दिया है, कॉस्ट इतना था बट पेमेंट हम लोगों ने इतना किया है। जब देखते हैं दोनों साइड टैली होता है कि नहीं, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब लिख दिया। अच्छा, 2,17,000 माइनस 1,900, 2,15,100, 2,15,100 प्लस 16,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 1,08,140, 3,40,440। इधर भी उतना ही आना चाहिए। 10,000, 1,31,400, 22,500, 1,60,000, 1,000, 540
और 15, हाँ आ गया 3,40,440। और अगर तुम लोग इधर लिखे होगे ये जो डेफिसिट है उसको अगर एसेट साइड में लिखे होगे तो तुम लोग का टोटल कुछ और शो करेगा। जितना लग रहा है 3,42 340 शो कर सकता है। ठीक है, मुझे पता नहीं, इन लोगों ने कभी कभी गलत भी कर देता है ये लोग। 3,42 340 हो सकता है, देख सकते हो उतना ही हो जाएगा। इससे माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 3,40 440 माइनस, हाँ 3,42 340 आएगा अगर इधर करोगे तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, और बाकी था क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे दिया है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, खुद से हम लोगों ने किया भी, तो तुम लोग समझ गए होगे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट किसे बोलते हैं। ये देखो, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रांस फीस, ये सब कैश बेसिस में लिखा हुआ है। परचेज ऑफ फर्नीचर, रेंट, ऑनरेरियम, सैलरी, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला है, देखो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बिगिनिंग में और एंडिंग में, सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग एंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरी पेड इन एडवांस, फर्नीचर, ये सब दिया है। 60% ऑफ द एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये देखो, अब क्वेश्चन में अगर बता दिया है कि कैपिटलाइज करना है कितना 60%, तो सिर्फ 60% ही हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, बाकी 40% हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर 280 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक मतलब वही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इतना इंटरेस्ट मिला था 280 रुपीज का, जो कि कैश बुक में हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, तो ठीक है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे। एंड ओल्ड फर्नीचर जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 8,000 था, वाज एक्सचेंज्ड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 5,000। ये हम लोगों ने एक्सचेंज किया है 5,000 में। 8,000 वैल्यू वाला जो एसेट था उसको, उसका एक्सचेंज रेट 5,000 हुआ है, और नया फर्नीचर खरीदा है 15,000 का। बस इतना ही दिया हुआ है। हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2016। अच्छा, पहले देखो ये एक्सपेंस साइड, बताओ फर्नीचर क्या लिखना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में? नो मैम, अभी हम लोगों ने देखा ना, ये सिर्फ हमारा फिक्स्ड एसेट सिर्फ है, ये डेप्रिसिएशन बैलेंस, है। सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा पूरा का पूरा। रेंट, रेंट लिखेंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे ये तो कैश बेसिस पे लिया हुआ है, कहीं प्रीवियस ईयर का कोई रेंट तो इसमें नहीं है, या फिर एडवांस तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हो सकता है कि इंक्लूडेड है, तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो रेंट 3,600, पहले हम लोग देखेंगे रेंट का कोई एडजस्टमेंट है। हाँ है। अगर एडजस्टमेंट है तो ऑब्वियसली ये जो है, ये कैश बेसिस जो है वही हमारा जो एक्रूअल बेसिस होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। कैसे देखो, एक तो नॉर्मल समझ सकते हैं। देखो, मेरा प्रीवियस ईयर का 600 रेंट बाकी था और करेंट ईयर का 300 बाकी है, तो मुझे 3,600 अगर रेंट मिला है, तो ये देखो रेंट का अकाउंट तुम लोग वर्किंग नोट में बना लो। रेंट का हम यहाँ दिखा देते हैं, रेंट का अकाउंट टू बैलेंस बीडी, तुम लोग वर्किंग नोट बनाओ, कितना है 600, सॉरी ये रेंट का मेरा एक्सपेंस है, तो टू बैलेंस बीडी नहीं होगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा, मैंने बाकी रखा है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना बाकी रखा है 600 प्रीवियस ईयर का, और इस साल का जो बाकी है वो इधर आ जाएगा
क्लोजिंग लाइबिलिटी 300 का है और रेंट हम लोगों ने पे किया है 3600, तो रेंट पेमेंट का एंट्री क्या होता है? रेंट टू कैश। करेक्ट, रेंट टू कैश, ये तो कैश बुक था ना, कितना था 3600। तो बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? $3,300। 3300, ये इसको क्या लिखना चाहिए? बाई, बाई साइड है, बाई तो होगा, वो तो दिख रहा है। बाय बैलेंस। बैलेंस नहीं होता है, एक्सपेंस का अकाउंट कभी बैलेंस में नहीं जाता, ये चीज हमेशा याद रखो। एक्सपेंस हमेशा कहाँ क्लोज होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पीएल में होता है, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर ही तो यहाँ पर हमारा पीएल है। एक्सपेंस में कभी भी बाई बैलेंस या टू बैलेंस नहीं आ सकेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, रेंट जो है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इस बार 3600 पे किया, लेकिन उसमें से तो प्रीवियस ईयर का ही हमारा कितना बाकी था, 600 बाकी था, तो इस साल का हम लोगों ने कितना पे किया होगा 3000, और हमें क्लोजिंग में बता रहा है और भी 300 बाकी है। इसका मतलब इस साल का 3300 था, तो तुम लोग इस अकाउंट को वर्किंग नोट पे बना लो, बस हो जाएगा। तो हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा टू रेंट बोल के 3300, और उसका वर्किंग नोट लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 3300। टू रेंट वर्किंग नोट नंबर 1 3300, वर्किंग नोट नंबर 1 से तुम लोग इसे कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रेंट के बाद क्या आ रहा है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितना है 4000, तो ऑनरेरियम पे किया गया है, इसका कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लेते हैं। नहीं, नहीं है, तो टू ऑनरेरियम। अच्छा, उसके बाद है देखो सैलरी 2100, क्या सैलरी का कोई भी एडजस्टमेंट है? हाँ है, सैलरी पेड इन एडवांस, इसका भी यहाँ पर हम वर्किंग नोट दिखाते हैं, तुम लोग करो। बताओ सैलरी का एडवांस है, तो एडवांस किधर जाएगा, एडवांस हमेशा एसेट होता है, तो टू बैलेंस बीडी कितना है 1200, और क्लोजिंग फिर इधर आएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना है 900। सैलरी पे का एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो कैश बुक है, कैश लिखते हैं 2100, तो टोटल कितना हो गया 1200 प्लस 2100 3300, और माइनस ये 900 2400 है ना, 2400, ये क्या हो जाएगा बताओ, बाई क्या हो जाएगा, बाई साइड में है, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, ठीक है। तो सैलरी 2400 होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली देखो यहाँ पर दिख रहा है कि सैलरी 2100, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, एडवांस किया है, तो 2100 इस साल मुझे मिला है, लेकिन प्रीवियस ईयर ही तो मैंने एडवांस कर दिया था इस साल के लिए 1200, वो मुझे इस साल नहीं मिलना चाहिए। तो ये देखो 2100 से मैंने 1200 लेस कर दिया, ठीक है। ये सॉरी लेस नहीं, ये ऐड होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मुझे मिल गया था इस साल का, तो इस साल तो मुझे 1200 और नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर ही दे दिया, और इस बार एडवांस किया 900, जो कि इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो 900 तो मेरा लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर अकाउंट में वैसे ही हो रहा है, 900 मेरा लेस हो जा रहा है, कहाँ से लेस हो रहा है 2100 से, तो 2100 से 900 लेस कर देते हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस साल का मेरा सैलरी कितना होना चाहिए 1200। लेकिन एक चीज देखो, प्रीवियस ईयर मैंने 1200 दिया था, इसीलिए इस साल तो वो रिसीव नहीं होगा, तो टोटल कितना था 2400। इस तरह से भी समझ सकते हो, या फिर अकाउंट से भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, और सैलरी हो जाएगा 2400 टू सैलरी 2400, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, सैलरी के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस 4700।
4700। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंस कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 1100 टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 800, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। ये तो कैश है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और यहाँ पर 60% एंट्रांस फीस, ये तो इनकम में चला जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ये भी इनकम में चला जाएगा। ठीक है, अब इनकम साइड ही लिखते हैं, यहाँ तो और कुछ नहीं दिख रहा है। डेप्रिसिएशन जा सकता है फर्नीचर का, देखना पड़ेगा उसमें कितना होगा। सब्सक्रिप्शन 24,500, एंट्रांस फीस 3,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। इसका अकाउंट बनाना चाहिए 24,500 और बाई एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस हम लोग लिख सकते हैं, बताओ एंट्रांस फीस यहाँ पर कितना लिखे, क्योंकि बोला है 60% टू बी कैपिटलाइज्ड, ऐसा बोला है क्या, देख लेते एक बार। 60% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड, तो बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना पड़ेगा 3,000 का 40%। 40%। तो ये हो जाएगा 1200। और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका यहाँ कर देते हैं हम। यहाँ पर इसको, ये दूसरे वाले सम्स का था, इसको हटा देते। सब्सक्रिप्शन, ये वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा। पहला 2 तो मैंने वहां पर दिखा दिया, ये वर्किंग नोट नंबर 3। सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग 2,100 और 3,200 टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस, ओ ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, गलत लिख दिया मैंने। ये 2,100 यहाँ पर आएगा और ये 3,200 बाई बैलेंस CD 3,200। यहाँ तो ओपनिंग है, ये ब्रॉट डाउन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,400 और 2,700, तो यहाँ 1,400 और यहाँ 2,700, ये क्लोजिंग है, कैरेट डाउन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 24,500, तो बाई कैश या बैंक 24,500, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा देख लो बैलेंस करके। $1,400, 24,500, 3,200, 29,100 minus 2,100 minus 2,700, 24,300, ये जाना चाहिए। यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन 24,300 हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2। अब ये फर्नीचर वाला देखना पड़ेगा, फर्नीचर का क्या कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं। देखो वर्किंग नोट 3, सॉरी 4, वर्किंग नोट 4। फर्नीचर बिना अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ओपनिंग बिगिनिंग लिख के जैसे ऐड करके स्टेटमेंट वाइज होता है वो भी चलेगा। अच्छा देखो, फर्नीचर 18 और 23, तो टू बैलेंस BD 18,000 और क्लोजिंग में दिखा बाई बैलेंस CD 23,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था एडजस्टमेंट में एक ओल्ड फर्नीचर जिसका वैल्यू 8,000 था, उसको हम लोगों ने 5,000 में एक्सचेंज कर लिया फॉर ए न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000। हम लोगों ने 15,000 का नया फर्नीचर लिया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर कुछ फर्नीचर का बताया था, परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000, ये क्या है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। मतलब हम लोगों ने जो फर्नीचर खरीदा है उस पे हम लोगों ने 5,000 पे नहीं किया होगा, 10,000 पे किया है। देखो नया फर्नीचर कितने का है, नया फर्नीचर है 15,000 का, लेकिन पेमेंट कितने का बता रहा है 10,000। मतलब फर्नीचर खरीदने से हम लोग क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश करेंगे, या फिर टू क्या करेंगे क्रेडिटर, अगर उधार में खरीद रहे हैं तो
है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो पोर्शन हो रहा है। एक तो हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पर परचेस ऑफ फर्नीचर पेमेंट क्या है 10,000 का, तो फिर 10,000 का हम लोगों ने क्या किया है, कैश दे दिया है, और जो बाकी बचा 5,000 वो मेरा क्रेडिटर में जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज 15,000 तो टोटल बता रहे हैं, फर्नीचर का कॉस्ट है जो हम लोगों ने नया खरीदा है, तो टोटल क्या हो जाएगा एंट्री। अगर हम लोग पूरा पे कर देते तो फर्नीचर टू कैश या बैंक 15,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर, मतलब इतना पे कर दिया है, इतना बाकी रखा है। और देखो एक्सचेंज भी किया है, एक पुराना फर्नीचर 8,000 रुपए का, ठीक है, और इसका एग्रीड प्राइस है, एन एग्रीड प्राइस, एग्रीड 5,000 किया है, ठीक है, तो एग्रीड प्राइस 5,000 है, एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज किया है, इसका मतलब मेरा क्रेडिटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो मेरा जो नया फर्नीचर है वो 15,000 का है, मैंने 10,000 दिया और 5,000 का पुराना जो एसेट था वो दिया, ठीक है, तो 5,000 का पुराना एसेट था, तो ये जो मेरा लाइबिलिटी है ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो 5,000 मुझे मिला नहीं, ओल्ड एसेट बेच के मुझे 5,000 मिला नहीं कि हम बाई कैश लिख दे, ये 5,000 एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज के वजह से मेरा क्रेडिटर कैंसिल हुआ, तो हम यहाँ पर लिखे बाई क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना हो जाएगा 5,000। अब बताओ 8,000 वाला एसेट अगर हम लोगों ने 5,000 में एक्सचेंज कर लिया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एक्सचेंज में? लॉस हुआ मैम। तो बाई लॉस ऑन एक्सचेंज 3,000 का लॉस हुआ। अच्छा, अब देखो 18,000 का मेरा टोटल था, यहाँ पर 18 और यहाँ कितना हुआ, नया खरीदा हम लोगों ने 18 और ये 15,000 का हम लोगों ने नया एसेट खरीदा, तो टोटल एसेट दिखना चाहिए था 33,000 का, बट दिख रहा है कितना 23,000 का। तो इसका मतलब मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना चाहिए था 10,000 का, लेकिन मैंने तो 8,000 का एसेट भी बेचा है ना, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा 2,000। बाकी बैलेंस करके देख सकते हो बाई डेप्रिसिएशन। ये कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा 2,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 वर्किंग नोट 4। एक इंटरेस्ट भी था 280, ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट 280। कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है, भूल गया है, हैज नॉट बीन एंटर्ड, लेकिन हम लोग अपने इनकम एक्सपेंडिचर में तो दिखाएंगे। अच्छा, अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं, और कुछ नहीं था, बाकी सब हम लोगों ने कर लिया। ये हो जाएगा 24,300 प्लस 1480 25,780। थ्री 3,000 4,000 2,400 4,700 1,100 2,800 7,480 टू सरप्लस। लेकिन ये क्या हो गया, ये 4,480 बोल रहा है, देखो तो कितना आ रहा है 3,300 4,000 7,480 7,480 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3,300 4,000 2,400 4,700 1,100 800 2,000। अच्छा, लॉस, वो लॉस तो रिकॉर्ड नहीं किया, टू लॉस ये लिखा ना यहाँ पर हम लोगों দিদি ने, মনে হয় ক্যালকুলেশনটা ভুল লিখেছে। না না এইটা লিখিনি, এই যে ও আচ্ছা 3,000 টা আচ্ছা। ওইটা বাকি রয়ে গেছে, ওই জন্য বেশি দেখাচ্ছে। টু লস অন এক্সচেঞ্জ, না এটা 25,780 হবে মনে হয় এক্সপেন্ডিচারের দিকটা। 2578, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জিরো है, ये 3,000 माइनस कर देते हैं 4,480। ये तो होगा ना 3,000 वाला यहाँ पर आना चाहिए था, जैसे हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखते हैं पीएल में, वैसे यहाँ पर भी लिखना चाहिए एक्सचेंज करते हुए लॉस हुआ है, सेल नहीं किए तो क्या हुआ, एक्सचेंज का लॉस हुआ है, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा।
अच्छा ये तो यहीं पर खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही प्रिपेयर करने के लिए कहा था और कुछ नहीं बोला था। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट। क्वेश्चन 9 নিচের দিকে একটু দেখাবেন দিদি? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ দিদি হয়ে গেছে। अच्छा 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे, बाकी ये सब हो गया था। 8 ये सब हम लोगों ने कर लिया था, 7 बाकी था। तो 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देखो। सिटीजन क्लब was registered in a city and the accountant prepared the following receipt and payment account for the year ended 31st of March 31st of December 2013 and showed a deficit of 14,520। तो इसका मतलब अगर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वहां पर डेफिसिट 14,520 हमें दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। रिसिप्ट साइड में ये टी शेप में नहीं दिया है, कुछ इस तरह से दिया है स्टेटमेंट वाइज। सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, फेयर रिसिप्ट, अच्छा वैरायटी शो रिसिप्ट, इंटरेस्ट, बार कलेक्शन, कैश स्पेंट मोर। इसका मतलब समझ में आएगा, नीचे दिया हुआ है इसका एडजस्टमेंट। कैश स्पेंट मोर इसका मतलब क्या है, तो ये सब्सक्रिप्शन से मिला है, ये फेयर रिसिप्ट, वैरायटी शो, इंटरेस्ट, बार कलेक्शन। अच्छा पेमेंट पे प्रीमाइसेस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, वेजेस, फेयर एक्सपेंस, बार परचेज पेमेंट, बार परचेज का पेमेंट, रिपेयर्स, न्यू कार, लेस प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड कार 9,000, ये सब दिया हुआ है। अच्छा डेफिसिट 14,520 यहाँ पर डेफिसिट दिखा रहा है। अच्छा वही चीज यहाँ पर लिखा है। अच्छा ये रिसिप्ट पेमेंट का डेफिसिट दिखा रहा है। अच्छा द एडिशनल इंफॉर्मेशन कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे चल गया। ये जो पासबुक है ये एक्चुअली 10,440 ये इसके नीचे आएगा, ये 24,690 ये यहाँ पर आएगा 24,690। ये चीज थोड़ा सा याद रखना है तुम लोग को। ये काट के, जिन लोग के पास बुक है काट के इसको ठीक कर लो। इसको ये जो है इधर हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस 27090, यहाँ पर बीआरएस का पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू, प्रीमाइसेस कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, कार एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कार, बार स्टॉक, ये भी इधर उधर हो गया। ये 2610 इधर आएगा और 2130 यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिटर फॉर बार परचेज ये दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है देखो, कैश ओवर स्पेंड रिप्रेजेंट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी नॉट विथड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट। तो ऑनरेरियम दिया जाता है सेक्रेटरी को, उसका खर्चा जो होता है क्योंकि कैश डेफिसिट हो गया था तो इसीलिए हम लोग उतना पैसा नहीं निकाल पाए। ठीक है देखो नॉर्मली कैश कितना दिया जाता है ऑनरेरियम के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट 12,000 का हम लोगों ने पेमेंट किया है। ठीक है पेमेंट साइड में दिखा रहा है, लेकिन कैश स्पेंड मोर 1,000 उधर दिखा रहा है। और यहाँ पर बोल रखा है कि हम लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं किया। कैश ओवर स्पेंड रिप्रेजेंट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी नॉट विथड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट। ओवर पे किया है कितना 1,000 रुपीज का, क्योंकि कैश मोर स्पेंड वहां 1,000 दिख रहा है। क्यों ज्यादा पेमेंट किया, लास्ट ईयर में नहीं कर पाए थे हम लोग 1,000 रुपीज का पेमेंट क्योंकि डेफिसिट था। His annual honorarium is 12,000, यहाँ बता भी दिया एनुअल ऑनरेरियम 12,000 है। तो इससे ज्यादा अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग पिछले बार नहीं दे पाए थे, इस बार दे रहे, इसलिए 1,000 रुपीज का ओवरड्रॉन है क्योंकि डेफिसिट हुआ था। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस एंड कार इज टू बी प्रोवाइडेड 5% एंड 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है उसे हमें करेक्ट करना है, कुछ गलत अगर है तो उसे करेक्ट करना है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है देखते हैं कुछ गलत है तो उसे हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहले लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
for the year ended 31st of December 2013. तो शुरू होता है ओपनिंग या क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश बैलेंस से शुरू होता है। कैश बैलेंस यहाँ पर था, ये देखो, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैश इन हैंड दिया हुआ है 450, ये 1113 का दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी कैश, कैश का है 450। अच्छा, बैंक का यहाँ पर क्या बोला है, देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 24,690, ये ओपनिंग है, लेकिन नीचे दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। तो हम लोग को यहाँ पर बीआरएस जो है वो देखना पड़ेगा। तो बीआरएस का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो ये रिसीट पेमेंट, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट यहाँ पर बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। बीआरएस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, तो उसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक, ठीक है। तो देखो हम इस तरह से करवाते हैं, हमें बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का 24,690, ठीक है, 24,690। अब क्या करना है तुम लोग को, सिर्फ इतना सोचना है कि कैश बुक में क्या इफेक्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसका। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हमें कैश बुक में इफेक्ट देखना है, तो तुम लोग खुद ब खुद आंसर बता पाओगे। पहले एक बार करके देखो ऐसे क्या होता है, फिर हम लॉजिकली भी बता देते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है। अगर हमें पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग कैश बुक की तरह सोचेंगे। तो बताओ, अगर किसी ने चेक इशू कर दिया, ये क्लब या क्या था पता नहीं, हाँ सिटीजन क्लब, तो इसने चेक इशू किया है, बट चेक जो इशू किया है नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब चेक काट के दे दिया है, लेकिन अभी चेक वो बैंक में डिपॉजिट हुआ नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस के लिए चेक दिया गया था। तो बताओ कैश बुक में क्या इफेक्ट है। अगर हम लोगों ने चेक इशू कर दिया है, कैश बुक मतलब जो हम लोग पर्सनली मेंटेन करते हैं, पासबुक मतलब जो बैंक के पास रहता है, तो अगर चेक इशू किए हैं उसका एंट्री क्या कैश बुक में किए होंगे, बताओ। अगर कैश बुक में किए होंगे तो हाँ, तो कैश बुक क्या दिख रहा है, कम या ज्यादा? कम दिख रहा होगा। कम दिख रहा होगा। तो पासबुक में भी हम लोगों को कम कर देना चाहिए, कितने से, 270 से। देख लेते सही लिखा हुआ, हाँ 270, इसका इधर उधर नहीं हुआ, 270, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा, माइनस करके बताओ कितना होना चाहिए। 224,420 ये होना चाहिए, ठीक है। अब लॉजिकली देखो, लॉजिकली बात ये हो रहा है कि जैसे हम लोग चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि मेरा इतने का पेमेंट जा रहा है, लेकिन अगर वो चेक बैंक में नहीं पहुंचता है तब तक वो एन कैश नहीं हो रहा है। अगर वो एन कैश नहीं हो रहा है चेक हमारा, तो बैंक का बैलेंस तो ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर मिसमैच है, कैश बुक कम दिख रहा है, पासबुक ज्यादा दिख रहा है, इसलिए पासबुक को कम कर दिया। लेकिन छोटा सा ट्रिक होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो इफेक्ट कैश बुक के हिसाब से देखो, तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। 24,420 ये होगा यहाँ पर बैंक का बैलेंस, 24,420 ये करेक्ट करने के बाद मिलेगा हमें। अच्छा, रिसिप्ट में है सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन, देखो ये तो ऑलरेडी रिसिप्ट पेमेंट बना हुआ है, हम लोग को सिर्फ जहां जहां गलत है वहां ठीक करना पड़ेगा। जैसे देखो रिसिप्ट पेमेंट है लेकिन ओपनिंग कैश बैंक कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर एक रेक्टिफाई कर दिया, देखो यहाँ पर 450 और यहाँ पर 24420 ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर 60 to 130 ये लिख देते हैं, इसमें तो और कोई रेक्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। फेयर रिसिप्ट 7,200 टू फेयर receipts, variety show receipt 12,810, variety show receipt,
अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट 690 बार कलेक्शन टू इंटरेस्ट 690 टू बार कलेक्शन 22,350 कैश स्पेंट मोर, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट था बताया गया था, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। तब तक ये वाला लिख लेते हैं। प्रीमाइसेस 30,000 का हम लोगों ने लिया है, तो बाय प्रीमाइसेस ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, अच्छा बाय ऑनरेरियम। अब ये वाला यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। यहाँ पर देखो पेमेंट साइड में बताया है 12,000 और एनुअल यहाँ पर बता रखा है कि 12,000 ही होता है। ऑनरेरियम अगर देना है तो 12,000 ही देना है, लेकिन कैश हम लोगों ने ओवर स्पेंड किया है, कैश ओवर स्पेंड, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश ओवर स्पेंड, ठीक है, कैश स्पेंड मोर यानी ओवर स्पेंड 1,000 रुपीज हम लोगों ने ज्यादा स्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि हमारा कैश डेफिसिट हुआ था, इस वजह से हम लोगों ने ऑनरेरियम का 12,000 हम लोग विथड्रॉ नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो पेमेंट साइड दिखा रहा है हम लोगों को 12,000 यहाँ पर, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000 और यहाँ पर लिख सकते हैं टू कैश स्पेंड मोर 1,000, ये ऐसे लिख सकते थे हम लोग। टू कैश स्पेंड, ये देखो टू कैश स्पेंड, ठीक है 1,000, लेकिन बेटर ये होगा कि हम लोग इसका नेट इफेक्ट दें। नेट इफेक्ट क्या होगा? इसका मतलब हम लोगों ने कितना पेमेंट किया होगा, 12,000 तो नहीं पेमेंट कर पाए, कितना पेमेंट किया होगा 11,000, क्योंकि हमारा डेफिसिट था, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो 12,000 माइनस 1,000, तो ये हो जाएगा 11,000, मतलब 1,000 हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद रेंट 2,400, रेट्स टैक्सेस 3,780, rates and taxes, printing stationery 1,410 by printing and stationery, sundry expense 5,350, sundry expense 5,350, अच्छा wages 2,520, by fair expense, ये लिखा हुआ था फेयर एक्सपेंस 7,170, फिर बार परचेस बाय बार परचेस 17,310 और रिपेयर के बाद है रिपेयर 960 था। न्यू कार परचेज है 37,800 बाय न्यू कार परचेज 37,800 बाय बैंक और कैश बैलेंस। देखते हैं क्या है बैलेंस में। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है, बैंक का है, लेकिन इसमें भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बैंक का ये हो जाएगा 10,440 और ये 90। अच्छा, तो बाय बैलेंस CD बैंक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर देखो पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है हम लोगों को 10,440। हम लोग को कैश बुक के हिसाब से फिर सोचना पड़ेगा। सेम पॉइंट ही है, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड
मतलब नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, तो हमारा कैश बुक तो कम दिख रहा है बट पासबुक ज्यादा दिख रहा है, तो 90 रुपीज से कम कर देना पड़ेगा जितने का चेक था। 10,440 माइनस 90, 10,350, ये कैश बुक के हिसाब से हो जाएगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हम लोग बना रहे कैश बुक, तो वहां पर लिखना पड़ेगा 10,350। अब होना क्या चाहिए, दोनों साइड टोटल जो करेंगे टैली हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ओपनिंग क्लोजिंग सब चीज हम लोगों ने लिख लिया है, तो टैली हो जाना चाहिए। ऐड करके देख लो, 450 प्लस 24,420, 60 to 130, 7,200, 12,810, 690, 22, 350, 1,30,000, 1,30,050। यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, कुछ बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि पूरा कंप्लीटेड है, कुछ भी बैलेंस करना नहीं है, सिर्फ रेक्टिफाई करना था ना, जो भी गलत लिखा हुआ था उसको रेक्टिफाई करना था। 960, 17,310, 7170, 2520, 5350, 1410, 3780, 2400, 1100, सॉरी 11,000 और 30,000। हाँ, टैली कर रहा है। तो ये बन गया रिसिप्ट पेमेंट। अब हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। দিদি আগে পেজটা আরেকবার দেখাবেন ফুল? হ্যাঁ, আচ্ছা দিদি, হয়ে গেছে। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ से देख के बना लेते हैं। देखो एक्सपेंसेस साइड में क्या हो जाएगा, प्रीमाइसेस। बताओ प्रीमाइसेस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ये तो फिक्स्ड एसेट होता है, ये नहीं होगा ना। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये लिखेंगे, टू ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितना लिखना पड़ेगा? 12,000। ये एनुअल इतना ही होता है, लेकिन हम लोगों ने 11,000 पे किया है क्योंकि हमारा कैश जो है वो डेफिसिट था, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 1,000, तो ओवरऑल 12,000। ऑनरेरियम के बाद है रेंट 2,400। क्या रेंट का कोई एडजस्टमेंट था? वो देखना पड़ेगा, याद तो नहीं है। रेंट का देख लेते हैं। रेंट कैश इन हैंड, ये सब्सक्रिप्शन प्रीमाइसेस एट कॉस्ट। अच्छा, ये तो प्रीमाइसेस को छोड़ो, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, ये आना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो आना चाहिए। अच्छा, ये लिखेंगे लास्ट में। अभी हम रेंट वाला देखना चाहते हैं। रेंट का तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो रेंट वैसे ही आ जाएगा 2,400। देख लेते हैं, रेंट 2,400 ही आएगा। रेट्स एंड टैक्सेस 3,780। अच्छा, ये 2,400 टू रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखा मुझे। रेट्स एंड टैक्सेस 3,780, इतना ही आ जाएगा। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,410, इसका भी नहीं था मुझे जितना याद आ रहा है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 1,410। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंस देख लेते हैं, इसका हो सकता है। सन्ड्री एक्सपेंस नहीं, इसका भी नहीं था। नीचे तो डेप्रिसिएशन है, नहीं। सन्ड्री एक्सपेंस फिर जितना है उतना ही आ जाएगा, 5,350। 5,350 टू सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, टू वेजेस, वेजेस का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखा मुझे। 2,520, वेजेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, पेयर एक्सपेंस 7,170, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख सकते हो। टू पेयर एक्सपेंस 7,170, देख लेते फिर भी एक बार। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद
फेयर एक्सपेंसेस के बाद है बार परचेज 17,310, ये बार परचेज है और फेयर एक्सपेंस तो मैंने लिख लिया। अच्छा, रिपेयर्स है और कार तो नहीं आएगा, बैंक बैलेंस भी नहीं आएगा, रिपेयर्स आ जाएगा। बार परचेज का देखना पड़ेगा, क्रेडिटर वगैरह दिया हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिपेयर्स लिख देते तब तक 960 टू रिपेयर 960, ये 7170 फेयर एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा और बार वाला जो है उसका अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। डेप्रिसिएशन किस में आएगा? प्रीमाइसेस में आएगा। यहाँ पर नीचे क्या बोला है? कार के ऊपर 5% और डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 5% और डेप्रिसिएशन ऑन कार 20%। प्रीमाइसेस के ऊपर 5% देने के लिए कहा है। तो प्रीमाइसेस कितना था और कितना हुआ है देखते हैं। प्रीमाइसेस एट कॉस्ट 87,000, अब हुआ है 1,17,000। कितना नया खरीदा हम लोगों ने? 87,000 था, 1,17,000। इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लगा रखा है। अच्छा, और नया भी हम लोगों ने खरीदा है 30,000। अच्छा, इसका अकाउंटिंग कर लेते हैं। देखो, प्रीमाइसेस का अकाउंटिंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। टू बैलेंस बीडी कितने का है? 87,000 एट कॉस्ट है, मतलब यहाँ से कुछ भी डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ नहीं है और क्लोजिंग है 1,17,000 बाई बैलेंस सीडी 1,17,000 और नया परचेज हुआ है। देखो, नया परचेज कितना हुआ है? यहाँ पर पेमेंट भी दिखेगा 30,000। तो प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 30,000। तो ये सिर्फ कॉस्ट में है, यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हम लोगों ने। 87,000 का था और भी 30,000 का खरीद लिया, तो 1,17,000 होना चाहिए। देखो तो वही দিদি ক্যাশ লিখে কি নিউ বলে লিখে রাখবো নাকি? হ্যাঁ বলো, কথাটা কেটে গেল। ক্যাশ বলে নিউ পারচেজ বলে লিখে রাখবো, তাহলে পরে বুঝতে। হ্যাঁ লিখে দাও, পারচেজ বলে লিখে দিলেই হয়। कैश टू कैश परचेज, ठीक है। तो ये परचेज का हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम लोग दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में एक फर्क होता है। एक्यूमुलेटेड मतलब जैसे देखो 100 रुपए का मेरा एसेट था, उस पे 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगा 90, फिर 10 लग गया तो हो गया मेरा 80। तो अगर हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहे तो पहले फर्स्ट ईयर 100 माइनस 10 90 दिखाएंगे, सेकेंड ईयर हम लोग दिखाएंगे 90 माइनस 10 80 दिखाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है, ये एक्यूमुलेशन प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग एक्यूमुलेशन प्रोसेस दिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर दिखाएंगे 100 और यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के 10। नेक्स्ट ईयर एसेट दिखाएंगे 100 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 20, 10 और 10 20। ये एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन दिखाते जाते हैं और एसेट को उसके कॉस्ट पे दिखाते जाते हैं, उसका कॉस्ट कम नहीं करते। लेकिन जो मतलब कैलकुलेशन आएगा वो एक ही तरह का आएगा। यहाँ पर 90, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 90, यहाँ पर 80, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 80। बस यहाँ पर शो करने का प्रोसेस अलग होता है। तो एक्यूमुलेटेड मतलब जिस दिन हम लोगों ने परचेस किया है उस दिन से लेके अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन हमें मिल जाता है अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रोसेस में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्यूमुलेटेड प्रोसेस में बोला है, तो इसके लिए हम अलग से एक्यूमुलेशन अकाउंट बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका देखो यहाँ पर बैलेंस दिखेगा हम लोगों को 56,400, यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। 56,400 ओपनिंग में है, तो ये बाई बैलेंस बीडी 56,400। अच्छा, क्लोजिंग का हमें नहीं पता कितना होगा। अच्छा, टू बैलेंस सीडी। और देखते हैं कितना बोला है डेप्रिसिएशन
और कुछ एक सेल भी बोला था, कार सेल बोला था, ठीक है, ये तो कार नहीं है, ये हमारा प्रीमाइसेस है 87,000 और यहाँ पर डिप्रिशिएशन 56,400। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये 87,000 है और सिर्फ यहाँ पर हमें 56,400 बोला है, यानी 2013 में टोटल 56,400 का डिप्रिशिएशन हुआ था, ठीक है। अगर टोटल 56,400 का डिप्रिशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर देखो 87,000 का मेरा एसेट था, उसमें से अगर मेरा 56,400 डिप्रिशिएशन हो रहा है तो उस एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 87,000 वाला वैल्यू मेरा हो जाना चाहिए 30,600। और अगर मैंने नया 30,000 का खरीदा है तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए? इसको हम लोग बिना अकाउंट खोले अगर करें तो वहां पर दिखेगा 60,600 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 60,600 होना चाहिए। अब इस पे मेरा डेप्रिशिएशन लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? एक तो मेरा 30,000 पे लगेगा, ये 30,000 पे लगेगा, और जो बचा हुआ है उस पे भी लगेगा। तो पहले हम 30,000 पे लगा लेते हैं। 30,000 पे कितना होगा? बाई डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन 30,000 जो नया परचेस किया उस पे लगाओ, 30,000 पे लगेगा 5%, तो कितना होगा? 15,000 नहीं 1,500 होगा आई थिंक, 1500। हाँ 1500 होगा। और जो प्रीवियस ईयर का है उस पे कितना डेप्रिशिएशन लगेगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रीवियसली हम लोगों ने जो प्रीमाइसेस हमारे पास रखा था उसका कॉस्ट कितना था? 87,000, और उस पे अब तक कितना डेप्रिशिएशन लग चुका है? 56,400 का। तो उसका बचा हुआ कॉस्ट कितना हो रहा है? 30,600। तो इस पे भी 5% लगाएंगे, इस पे भी लगेगा ना, 30,600 पे 5% लगाओ, 1530। 1530। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिशिएशन 30,600 इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 1530। तो ये इस पे लिख सकते हो, ये न्यू वाले पे लग रहा है और ये ओल्ड वाले पे, ठीक है, ये ओल्ड वाले पे, ये हो गया। अच्छा तो टोटल डेप्रिशिएशन, और ये 30,600 कैसे आया? ये वाला लिख सकते हो, ये 30,600 ऐसे करके आ रहा है। तो टोटल डेप्रिशिएशन कितना बन गया? 56,400, ये था पहले से, 1,500 और लगा और 1,530 और लग गया, तो टोटल हो गया 59,430। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का क्लोजिंग हो गया 59,430। अभी तक जितना भी एसेट है टोटल इतना डेप्रिशिएशन हुआ। तो और हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना है? जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो इन दोनों को मिला के तो 1,500 और 1,530 कितना होगा? 3,030। इसमें वर्किंग नोट नंबर 3 ये लिख दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डेप्रिशिएशन हो गया। अच्छा उसके बाद और क्या लिखना पड़ेगा? कार का डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन ये हो जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन प्रेमाइसेस, और टू डेप्रिशिएशन ऑन कार। कार का डिप्रिशिएशन देखते हैं। कार एट कॉस्ट था 36,570, उसके बाद 46,800 हुआ, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन बताया, और कार का कुछ एक्सचेंज भी बताया था कि हम लोगों ने नया कार खरीदा है, उसमें ओल्ड कार 9,000 का इसमें सेटलमेंट हुआ है। तो कार का कैसे कैलकुलेशन होगा देखो, $36,570। वर्किंग नोट नंबर 4, कार पहले से हमारे पास कितना था? कार हमारे पास पहले से था 36,570, ऐसे भी कर सकते हैं 36,570, ठीक है। उस पे टोटल डेप्रिशिएशन लगा 30,870, तो लेस कर देते हैं। डेप्रिशिएशन एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डेप्रिशिएशन, अभी तक 30,870 का टोटल डेप्रिशिएशन लग चुका है, तो बचा कितना? 36,570 माइनस 30,870, तो बचा 5,700। जो कार था उसका वैल्यू 5,700 हुआ, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि कार उसके बाद 46,800 दिख रहा है। क्यों? इसका मतलब परचेस हुआ होगा, और ये हमें दिख भी रहा है 37,800। तो हम लोगों ने नया कार खरीदा है 37,800 का, लेकिन लेस
प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड कार 9000, नया पुराना कार बेच दिया हम लोगों ने, उसमें से 9000 मिला तो सेल कर दिया। ये जो WDV वैल्यू आया था कार को, उसको सेल कर दिया 9000 में, तो बचाओ बताओ बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ। कितना बताओ, बताओ। 3300, 3300 है ना। इतने का कार का वैल्यू बचा हुआ था, जबकि वो 9000 में बिक गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल 3300 हो गया। तो ये बाई साइड में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि 37800 का हम लोगों ने परचेस किया है, लेकिन वैल्यू 46800 है। नया कार हम लोगों ने, अब देखो ये तो खत्म हो गया इसका अकाउंटिंग। न्यू कार जो हम लोगों ने परचेस किया, वो क्वेश्चन हमें बता रहा है 46800 में हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है। लेकिन पेमेंट क्या है हम लोगों ने 37800, ऑब्वियसली क्योंकि ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट था, वहां पर पेमेंट दिखा रहा है 37800। तो पेमेंट पेड किया है हम लोगों ने 37800, यानी बाकी पेमेंट अभी भी हम लोगों ने नहीं किया है। तो बताओ कितना क्रेडिटर हो गया कार के लिए? 9000। 9000। अच्छा, कार के लिए क्रेडिटर हो जाएगा 9000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी देखना पड़ेगा कि नए कार पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो कार पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, तो वो किस पे लगाएंगे? 46800 पे। 46800 इंटू 20%, तो 9360 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर का चीज 9360 वर्किंग नोट नंबर 4 से मिला। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बाय प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, नहीं एक्सचेंज नहीं, यहाँ पर सेल हुआ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार 3300। अच्छा, 3300 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इनकम में सब्सक्रिप्शन फेयर रिसिप्ट, फेयर रिसिप्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा 7200 फेयर रिसिप्ट। अच्छा, वैरायटी शो रिसिप्ट 12810, इंटरेस्ट 690 बाई वैरायटी शो रिसिप्ट 12810 बाई इंटरेस्ट 690। ये दोनों लिख दिया। बार कलेक्शन, इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसमें क्रेडिटर वगैरह था, अभी तक उसका किया नहीं मैंने। बार कलेक्शन का कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5, सब्सक्रिप्शन ड्यू 36002940, 36002940 टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। अच्छा, और कुछ नहीं है सब्सक्रिप्शन का। और जो रिसिप्ट हुआ है 60 to 130, 60 to 130 to income expenditure, 60 to 130 plus 2940, 65,070 minus 3,600, 61,470 बैलेंसिंग फिगर 650 और 70। वर्किंग नोट नंबर 5 से हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 61,470, वर्किंग नोट 5। $61,470। अच्छा,
अब बार रिसिप्ट वाला उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बार ट्रेडिंग, स्टॉक होता है ना इसलिए ट्रेडिंग, बार ट्रेडिंग। अच्छा इसका देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या है। बार कलेक्शन 22,350 बोला है। बार कलेक्शन रिसिप्ट साइड में है, मतलब सेल करके मिला है, तो बाई बार कलेक्शन ये सेल है 22,350। अच्छा और यहाँ देखते हैं बार रिलेटेड क्या दिया हुआ है। बार परचेज 17,310, तो टू परचेज 17,310। अच्छा उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कार ये हो गया। बार स्टॉक ये आगे पीछे चला गया, 2130 ओपनिंग हो जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2610। अच्छा उसके बाद कैश ओवर स्पेंट ये हो गया है इज एनुअल ऑनरेरियम, बस और तो कुछ नहीं है। क्रेडिटर कहीं तो देखा था मैंने, कहा गया? सब्सक्रिप्शन प्रीमाइसेस, कार एट कॉस्ट, बार स्टॉक, क्रेडिटर, ये तो क्रेडिटर फॉर बार परचेज 1770 1290। अच्छा 1770 और 1290, तो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है और ये स्टॉक अकाउंट है, तो क्रेडिटर बाई बैलेंस बीडी लाइबिलिटी था, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 1770 और टू बैलेंस सीडी 1290। जब भी कोई स्टॉक रहता है और उसका क्रेडिटर रहता है तो ये अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली स्टॉक और क्रेडिटर। अच्छा अब हम लोगों ने परचेस किया 17,310 का, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई परचेस क्रेडिटर, तो तभी होता है जब हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, तो 17,310, तो 17,310 प्लस 1770, तो ये हो गया 19080 माइनस 1290, तो ये हो जाएगा 17,790। ये उल्टा लिख दिया है क्या मैंने? नहीं ठीक तो लिखा है 1290, ये यहाँ पर है और ये है। अच्छा ये कितना था? ये पेमेंट बताया था, ये परचेस कैसे होगा? ये देखो हम लोगों ने कहाँ से लिया था, ये गलत लिख दिया मैंने, देखो ये जो है ये हम लोगों ने परचेस साइड से लिया था 17,310, ये पूरा परचेज है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? टू कैश मतलब पेमेंट है, तो ये परचेज नहीं भी हो सकता है, जो मेरा पेमेंट है वो परचेज हो, जरूरी तो नहीं। तो 17,310 का मैंने पेमेंट किया है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर टू कैश 17,310। अब हमें परचेज देखना पड़ेगा कितना होगा, तो 17,310 का मैंने पे किया है, फिर भी मेरा 1290 का पेमेंट दिख रहा है, यानी 18,600 यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 18,600 माइनस 1770, तो 16,830, 16,830 ये हो जाएगा परचेज। वहां पर पेमेंट साइड में ये लिखा हुआ था, मतलब हम लोगों ने पेमेंट किया है, मैंने तो गलत एंट्री लिखा ना, यहाँ पर ये होना ही नहीं चाहिए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश है 17,310, तो ये मैंने पेमेंट किया, पिछले साल का ही इतना बाकी था और इस साल का इतना बाकी है, तो इस साल कितना खरीदा होगा? 16,830, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, जैसे जीपी में होता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर 22,350 प्लस 2610 24,960 माइनस 2130 माइनस 16,830 6,000, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। वर्किंग नोट नंबर 6, इसको 6 दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, बाई बार ट्रेडिंग बोल के 6,000।
तो अब देखते हैं, और तो कुछ नहीं है। 3300 7200 12810 plus 690 plus 61470 plus 6000 91470। टू सरप्लस 9360 3030 960 7170 2520 5350 1410 3780 2400 और 12000 43490 43490 हो गया। अच्छा, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2013, ये क्लोजिंग वाला बनाएंगे जो कि हमारे सम्स का पार्ट है। और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट दिखा देंगे। तो ये पीछे बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग जो भी है वो देख के लिख सकते हैं। कैश 450, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस जो हम लोगों ने रेक्टिफाई किया था 270 माइनस करके कितना आया था हम लोगों का, 270 माइनस करके आया था 24,420, है ना। कैश बुक में मिल जाएगा 24,420। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3600। अच्छा, उसके बाद प्रीमाइसेस 87,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 56,400, हम लोग इधर लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 56,400, या फिर चाहो तो इससे लेस करके नेट भी लिख सकते हो। अच्छा, कार 36,570, accumulated depreciation on car on premises 3870, bar stock 2130, creditor 1770, creditor for bar purchase 1770। बस, और तो कुछ नहीं है। 450 plus 24,420 plus 3,600 87,000 36,570 2130 154,170 minus 1,770 minus 30,870 minus 56,400 65,130 capital 65,130 कैपिटल, यहाँ पर लिख देंगे 65,130। अच्छा, एड सरप्लस
43,490 43,490 108,620। अच्छा, अब यहां से देख के लिखेंगे फिर से। कैश इन हैंड कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस आएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बैंक बैलेंस लास्ट में लिखते हैं। बैंक बैलेंस कितना आया था एडजस्ट करने के बाद? 10,350। सब्सक्रिप्शन 2940, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2940। प्रीमाइसेस प्रीमाइसेस का 87,000 था, और भी हम लोगों ने 30,000 का खरीदा। 87,000 प्लस 30,000 तो टोटल 1,17,000। अगर कॉस्ट देखते हैं तो 1,17,000। कैसे पता चल रहा है? ये देखो, ये वर्किंग मैंने ऐसे बनाया था ना, ये देखो 1,17,000 आएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 59,430। तो ये 59,430 तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ से लेस करके दिखा सकते हो, और नहीं तो एक्यूमुलेशन साइड में भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन बोल के चाहो तो 59,430 यहाँ से भी लेस करके हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन पूरा दिखाना पड़ेगा जितना एक्यूमुलेट हो रहा है। मैंने वहां पर लिख के भी दिखाया, इसलिए अकाउंट पूरा बना के दिखाया तुम लोगों को। 57,570 57,570। कार कार का कॉस्ट था 36,570 और नया 37,800। तो ये तो बिक गया। 36,570 वाला तो क्लोज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। नया कार जो है वो है 46,800 का। तो 46,800 लेस डेप्रिसिएशन 9,360 आया था, जितना बोला गया था। ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर में देख सकते हो 9,360 हम लोगों ने वर्किंग नोट करके निकाला था। तो 46,800 माइनस 9,360 37,440। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है। बार स्टॉक 2610, ये इधर होगा ना, ये लिखना पड़ेगा। बार स्टॉक 2610, बार स्टॉक 2610। अच्छा, यहाँ पर और क्या आ जाएगा? क्रेडिटर फॉर बार परचेस 1290, क्रेडिटर फॉर बार परचेस 1290। अच्छा, और उसके बाद यहाँ कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, चेक करते हैं। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग है, और तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। ऑनरेरियम 1000, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 1000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, चलो टोटल कर दो। 57,570 प्लस 37,440 प्लस 2610 प्लस 2940 प्लस 10350 110910 110910। 108620, हाँ टैली हो गया। 110910। हम्म ये वाला हो गया। देखो यहाँ पर जितना भी हम लोग को पूछा गया था। দিদি ওয়ার্কিং নোট 1টা একটু দেখাবেন? वर्किंग नोट 1 टा एक तो
अच्छा, एक चीज अगर तुम लोग देखो, यहाँ पर तुम लोगों ने पूछा नहीं कि मैम হয়ে ये গেছে वाला। দিদি। अच्छा, ये वाला। কিন্তু বুঝলাম না এটা, জানেন তো ওয়ার্কিং নোট ওয়ানটা তখন আমার নেটের প্রবলেম হচ্ছিল বলে না বুঝতে পারিনি, স্কিপ করে গেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না দিদি, টুকে তো নিলাম। আচ্ছা, এটা তো বিআরএস করিয়েছি। বিআরএস এই দেখো এটা বলেছে, বিআরএস এ বলেছিল কি ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুক, এইটাই যেটা সরে গেছে লেখাটা 24690, এই ইয়ারে আসবে আর এটা এইখানে যাবে, এটা এটা এদিকে যাবে, এটা লেখাটা না একটু আগে পিছে হয়ে গেছে হ্যাঁ এটাই। ওটা ওটা বুঝতে পেরেছি, তো এবার ওটা দেখো, বুঝতে পারিনি এবার ওয়ার্কিং বলে, নোটটা। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, এবার দেখো বলেছে যে পাসবুকে ব্যালেন্স 24690 দেখাচ্ছে, কিন্তু আমরা চেক ইস্যু করেছি কিন্তু এখনো প্রেজেন্ট করেনি, যাকে চেকটা ইস্যু করেছি সে চেকটা এখনো ব্যাংকে নিয়ে যায়নি, তাহলে পাসবুকে তো কিছু ব্যালেন্স কম দেখাবে না, কারণ যতক্ষণ না ব্যাংকে চেকটা ডিপোজিট হচ্ছে ততক্ষণ তো আমার পয়সা কাটছে না। চেকটা যদি আমি ইস্যু করে দিয়েছি তা আমি ক্যাশ বুকে তো রেকর্ড করে দিয়েছি, চেক ইস্যু করার মানেই হচ্ছে আমি ক্যাশ বুক থেকে ওটাকে মাইনাস করে দিয়েছি, এখানে আমার রিকনসিলিয়েশন করতে হবে আর কি। আমার পাসবুকের ব্যালেন্স 24690 দেখাচ্ছে, আমি এটা চেক দিয়েছি কিন্তু যাকে দিয়েছি সে চেকটা এখনো নিয়ে যায়নি ব্যাংকে, নট প্রেজেন্টেড ফর সান্ড্রি এক্সপেন্স, এখনো ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে ওটাকে প্রেজেন্ট করেনি, তাহলে ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে তো 270 টাকা কাটছে না, ওটা ওরকমই আছে, কিন্তু ক্যাশ বুক থেকে 270 টাকা আমি মাইনাস করে দিয়েছি, কারণ আমি যখন লোককে চেকটা কেটে দিয়েছি তখন আমি আমার ক্যাশ বুকে এক্সপেন্স দেখিয়ে দিয়েছি, টু এক্সপেন্স, 270, তো ক্যাশ বুকটা আমার ডাউন দেখাচ্ছে কিন্তু আমার পাসবুকটা আপ দেখাচ্ছে, বিকজ আমি এখনো পাসবুকে ওটার এন্ট্রি হয়নি, ব্যাংকে যতক্ষণ না চেকটা জমা পড়বে ব্যাংকের লোক ওটা এন্ট্রি করবে না, সেই জন্য আমাকে দুটোকে সমান করতে হবে, সেই জন্য আমার পাসবুক বেশি দেখাচ্ছে ক্যাশ বুক কম দেখাচ্ছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, পাসবুকটাকেও কম করে দিতে হবে 270 দিয়ে, তাই জন্য আমি এটাকে 270 তে কম করেছি। আর এটা শর্টকাট ট্রিক যেটা আমি বলছিলাম, কি যখন আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট পাসবুক থাকবে, কারণ আমাকে পাসবুকের ব্যালেন্স দেওয়া আছে, তখন আমি ইফেক্টটা ক্যাশ বুকে ভাববো, তো আমি যদি চেক কেটে দিয়েছি তাহলে আমার ক্যাশ বুকে আমি ওটার এন্ট্রি করে দিয়েছি, ক্যাশ বুক কম দেখা যাচ্ছে তাই জন্য পাসবুককেও কম করতে হবে। সিমিলারলি এখানেও সেটাই ছিল, যে আমার এই ব্যালেন্সটা 10,440 দেখাচ্ছে পাসবুকে, মানে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে দেখাচ্ছে, আমি একজনকে চেক দিয়েছি এক্সপেন্স করার জন্য কিন্তু সে চেকটা এখনো ব্যাংকে নিয়ে যায়নি, তাহলে ব্যাংকে তো ওই টাকাটা আমার নেগেটিভ দেখাচ্ছে না, তাহলে ব্যাংক ব্যালেন্সটা আমার অতটা বেশি দেখাচ্ছে কিন্তু ক্যাশ বুকটা আমার অত টাকায় কম দেখাচ্ছে, তাহলে দুটোকে ব্যালেন্স করতে গেলে ক্যাশ বুক যেহেতু কম দেখাচ্ছে আমাকে ব্যাংকের এটাকেও পাসবুকটাকেও কম করতে হবে 90 তে, তাহলে দুটো সমান দেখা যাবে, ক্যাশ মানে ব্যালেন্স অ্যাজ পার ক্যাশ বুকও 10350 হবে, ব্যালেন্স অ্যাজ পার পাসবুকও 10350 হবে। ঠিক আছে দিদি, এবার বুঝতে পেরেছি। अच्छा, एटा और एक देखो, और एक चीज था, तुम लोगों ने मुझे पूछा नहीं कि मैम ये क्रेडिटर तो आपने लिखा नहीं, यहाँ पर क्रेडिटर दिखा रखा था, एक्चुअली देखो ये थोड़ा सा मेरा गलती हुआ है, यहाँ पर क्रेडिटर नहीं हो रहा है, ये देखो नया कार में हम लोगों ने पेमेंट 37,800 किया है, क्योंकि एक्सचेंज में एक दूसरा कार दिया था जिसका वैल्यू 9,000 किया गया, तो बताओ मेरा जो नया कार है वो कितने का है, मैंने 37,800 का कैश दिया और 9,000 का मैंने ओल्ड कार एक्सचेंज किया, तो टोटल कितने का एसेट खरीदा, तुम लोगों ने तो पूछा, हाँ बताओ 46,800 तुम लोग पूछे तो नहीं मैम, क्रेडिटर तो आपने लिखा नहीं इधर, नए वाले बैलेंस शीट में तो मैंने क्रेडिटर कहाँ लिखा, यहाँ तो मैंने क्रेडिटर लिखा नहीं, क्रेडिटर फॉर बार परचेस लिखा, तो फिर क्रेडिटर फॉर मुझे ये भी तो लिखना चाहिए था, कार कहाँ चला गया, ये रहा क्रेडिटर फॉर कार, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया, देखो यहाँ पर समझाने में गलती क्या हुआ, छोटा सा गलती है, देखो समझ जाओगे अभी, नया कार 46,800 का है, वो कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पर देखोगे ना, ये देखो 46,800 का है, एट कॉस्ट बताया गया है, नया कार 46,800 का है, लेकिन मेरा पेमेंट साइड में 37,800 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पुराना एसेट दिया और कुछ पैसा दिया, मतलब मेरा जो परचेस करने का सिस्टम था, थोड़ा पेमेंट किया थोड़ा एक्सचेंज किया, मान लो नया मोबाइल खरीदना है, कुछ कैश दे दिए और पुराना मोबाइल दे दिए, जस्ट लाइक दैट, तो यहाँ पर देखो 9,000 का हम लोगों ने पुराना वाला जो कार था वो दे दिया 9,000 का, और पेमेंट किया 37,800, ये कैश था और ये एक्सचेंज था, तो दोनों मिला के 46,800 का आया, इसका मतलब ये मेरा क्रेडिटर नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा एक्सचेंज वाला हो गया, ये एक्सचेंज के साथ मेरा टैली हो गया 9,000, इसीलिए ये कार का जो क्रेडिटर है वो यहाँ पर नहीं आया और मेरा ये टैली हो गया, जैसे टैली हो गया मुझे याद आया
कि क्रेडिटर तो यहाँ पर और एक कार वाला आना चाहिए, फिर टैली कैसे हो गया? टैली इसलिए हो गया क्योंकि वो तो एक्सचेंज करके हम लोगों ने 9000 वहां मेकअप कर दिया था। यहाँ पर 9000 पे नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में कि हम इसे क्रेडिटर रिकॉर्ड करें। हम अगर ऐसा सोचे थे, लेकिन हाँ ये बोले मुझे भी लगा था कि ये तो एक्सचेंज करके आया है क्रेडिटर, तो फिर क्रेडिट कैसे हो गया, लगा था हाँ बट हम पूछे। आप पूछ सकते थे, मुझे ये ध्यान में आया नहीं, मुझे लगा वहां पर पेमेंट इतना दिख रहा है तो इसलिए यहाँ इतना है, ये एक्सचेंज वाला वो चीज जो है स्किप कर गए। यहाँ एक्सचेंज दिखा है बट यहाँ पर उसके साथ रिलेट नहीं किया मैंने। अगर ये एक्सचेंज नहीं होता, देखो यहाँ पर तो एक्सचेंज था, यहाँ मेरे से गलती हुआ, इसको ऐसे ठीक कर लेना है तुम लोग को, बस यहाँ पर एक्सचेंज लिखोगे काम खत्म। लेकिन अगर ये एक्सचेंज नहीं होता तो उस केस में ये क्रेडिटर बन जाता कि हम लोगों को अभी भी 9000 पे करना था जो हम लोगों ने नहीं किया, तब यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर लिखते 9000 का, उस केस में एडजस्ट हो जाता। ठीक है, कुछ यहाँ पर अलग होता, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस आता, उस वजह से एडजस्ट होता। तो क्रेडिटर अगर होगा तो हम लोग को मतलब एडजस्ट कैसे होता, उस केस में हमारा जो ओल्ड कार था वो हमारा एक्सचेंज में अगर नहीं जाता तो वो ओल्ड कार का वैल्यू भी यहाँ पर आता ना, तो ये ऑटोमेटिकली इधर 9000 बढ़ जाता तो इधर भी 9000 बढ़ जाता। कैसे एडजस्ट होता वही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 9000 मेरा क्रेडिट रह जाता तो इसका मतलब ये एक्सचेंज नहीं होता, तो ये अगर नहीं बिकता तो फिर इसका वैल्यू उधर आ जाता सेल करने के बाद जो आया। ठीक है, तो उस तरह से हमारा ये एडजस्ट हो जाता। जो भी हो, ये 9000 क्रेडिटर नहीं होगा, ये एक्सचेंज होगा, और क्रेडिटर नहीं है तभी इधर भी नहीं आएगा, और ये टैली हो गया। ठीक है, तो देखो एनपीओ का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस दो छोटा सम्स बाकी है, ये नेक्स्ट क्लास में अगर तुम लोगों से नहीं होता है करवा के हम लोग नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया कोई चैप्टर। ये 4 और 5 छोटा छोटा दो सम्स है, ये कर सकते हो तुम लोग। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट है और 5th वाला जो है ये भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग है। 4th वाला बहुत ईजी है, ये कर सकते हो तुम। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।